आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे पार्ट को। लेकिन उसके पहले मैं 2 मिनट आपके खर्च करूंगा, ठीक है। आज प्रमोशन का दिन मान के चलते हैं, 2 मिनट खर्च करूंगा। पहली बात तो ये है कि एक चैनल है एपीएन स्मार्ट स्टडी, और ये है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो अगर आप लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग एकेडमिक में हो या अन अकेडमिक में हो, चाहे आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप किस पर हो, चाहे आप एकेडमिक लेवल पर हो, अपना 11th-12th में हो, आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे काम आएगी। चैनल का कंटेंट अच्छा है इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा खुद का चैनल इतना बड़ा नहीं कि मैं किसी को प्रमोट करूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि चैनल का कंटेंट अच्छा है इसलिए कहना बनता है, ठीक है। अच्छा, जब कंटेंट जब प्रमोशन कर ही रहा हूँ तो अपनी भी कर देता हूँ, ठीक है। वैसे करना भूल जाता हूँ मैं। तो क्या है, लेक्चर 1 to लेक्चर 7 यार कंप्लीट हो गए हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और उसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस का पूरा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेल के पार्ट को। तो बहुत ज्यादा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। थोड़ा सा हो सकता है लंबा बन जाए ये वीडियो, क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन करना और बेसिक्स आपके क्या करना, मजबूत करना ही मेरा काम है। तो अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो उसको आप लोग एडजस्ट करिए, देखिए पूरे लेक्चर को बिना स्किप करे देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, तो बहुत सारी नई चीजें हो सकता है आपकी क्लियर हो जाए, जो आपको ढूंढने पर बहुत छोटी छोटी लिखी होती हैं, बुक्स में नहीं मिलती हैं। सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलो भाई, कंडक्टेंस के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में या 7 जो लेक्चर हो गए उसमें हम लोगों ने केवल पढ़ा ये कि अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस किस तरीके की होगी। और पूरे के पूरे 7 लेक्चर से केवल एक ही निचोड़ निकल करके आया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करते हैं यार, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही बात हम लोगों ने सीखी है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 ब्रांच हम लोगों ने, यही मैंने शुरुआत में बनाया था कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, या फिर इलेक्ट्रिकल से किसमें कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन ही हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज सेकंड पार्ट यानी कि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल शुरू करने वाले हैं। तीसरा पार्ट जो होगा वो इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ही मैं शुरू करूंगा। हालांकि जब भी आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको इन दोनों का कंपैरिजन वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले पूरा इसको पढ़ लें और पूरा उसको पढ़ लें, उसके बाद में कंपैरिजन आप लोग खुद कर लोगे कि इसमें क्या हुआ था और उसमें क्या हुआ था, ठीक है। चलो भाई, चीजों को शुरू करते हैं। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि केमिकल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिकल क्या होती है। तो भाई, कंडक्टेंस अगर 7 लेक्चर पढ़ चुके हो तो ये तो पता है कि इलेक्ट्रिकल क्या होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ रेडिकल्स, कुछ भी कहा जाए, चार्ज कैरियर का फ्लो जो है बस वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और केमिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है यार एनर्जी स्टोर्ड इन एनी मैटर। अगर कोई भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस डजंट मैटर, अगर उसके अंदर की एनर्जी, जो उसके अंदर जो कंज्यूम्ड एनर्जी है, जो उसके अंदर इकट्ठा हुई एनर्जी है, बस उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं यार, केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना क्या था, केमिकल से इलेक्ट्रिकल पढ़ना था, और जिसमें इसको पढ़ा जाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। खास बात ये ध्यान रखो कि चाहे केमिकल से इलेक्ट्रिकल बदलना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से केमिकल बदलना हो, दोनों काम हम करेंगे तो सेल के ही अंदर। यानी कि बेसिक थिंग हमें क्या पढ़नी है, बेसिक थिंग हमें बस ये सेल पढ़नी है। लेकिन इसको इतनी आसानी से हम लोग शुरू नहीं करने वाले, शायद आज के लेक्चर में शुरू ही ना हो पाए। बस हाँ, आप लोग देखते रहिए कि क्या होने वाला है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की और केमिकल एनर्जी इकट्ठा कर ली। घर में बैटरी रखी है यार, दोनों प्रोसेस तो होते हैं। जब हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल में। इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते हैं और केमिकल एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं। और जब उसे खर्च कर रहे होते हैं तो केमिकल एनर्जी जो इकट्ठा होती है उसे किस में बदल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे होते हैं। तो ये दोनों ही काम घर की बैटरी में ही होते हैं, ठीक है। तो इसको किस में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल से केमिकल का बनना, और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल का बनना हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अच्छा, ये इसके 2 नाम और हैं। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो है कौन से, गैल्वेनी एंड वोल्टा। तो इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, या बोल देते हैं वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल।
तो ये दोनों ही नाम जो हैं, चाहे गैल्वेनिक सेल बोला जाए और चाहे वोल्टाइक सेल बोला जाए, ये दोनों साइंटिस्ट थे गैल्वेनी एंड वोल्टा, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्ट्रक्चर बनाया था, ये सिस्टम बनाया था जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बेसिकली बदल सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनके नाम पर इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और हम लोग केवल क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल ही पढ़ने वाले हैं। तो सारी बातें कह दी, जितना कुछ करना था वो कर दिया। अब शुरू करते हैं भाई कहां से, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल से। तो इस ब्रांच को पढ़ने के पहले काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में बनानी होंगी, यानी कि वो चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है चीजों को समझने में। ठीक है, और ये बातें नहीं मिलेंगी कहीं पर, ये भी मैं बोल दूं। ठीक है, जहां पर भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा उसके नीचे आपको अगर सेल से स्टार्ट है, कंडक्टेंस से स्टार्ट है, तो सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन ये बातें जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं ये इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी। पहला पॉइंट जो हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए जरूरत पड़ने वाली, तो पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एनोड और कैथोड को। बस यहां से कहानी शुरू होती है और डाल दो हेडिंग अपनी पुरानी, गेम स्टार्ट। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है क्या, एनोड और कैथोड। एनोड को बताया जाता है कि जो प्लस चार्ज वाला हमारा टर्मिनल है वो क्या होगा, हमारा एनोड होगा, और जो माइनस चार्ज वाला हमारा टर्मिनल होगा वो क्या होगा, हमारा कैथोड होगा। ठीक, ये पढ़ा है हम लोगों ने, बेसिकली पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्लस चार्ज की प्लेट है तो वो एनोड है, माइनस चार्ज की प्लेट है तो वो क्या है, कैथोड है। बट एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को ये दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात एनोड क्या होता है और दूसरी बात कैथोड क्या होता है। तो कहीं पर दिमाग में ये मत लाना कि निगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कह देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कह देंगे। एनोड किसे कहेंगे, एनोड कहेंगे एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन अकर्स, और जिस पर क्या होगा, एट विच रिडक्शन अकर्स, जिस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा उसे हम कहेंगे कैथोड, और जिस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसे हम कहेंगे एनोड। ठीक, पहली बात तो ये दिमाग में बना लो। अच्छा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में सबको पता है, जिनको नहीं पता है इंटर में आ गए हो, देखो ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का केवल इतना मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, और जो रिडक्शन आने वाला है आपका, रिडक्शन का क्या मतलब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया अपने पास से, छोड़ा, तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया अपने पास, आओ भाई हमारे पास आ जाओ, तो वो क्या है, आपका रिडक्शन है। तो सीधी बात आपको ध्यान रखनी है, जहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड, जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड। नाम याद करने के लिए देख लो, प्रोनाउंसिएशन में ही एनोड और ऑक्सीडेशन एक जैसा लगते हैं बोलने में, तो बस यहीं से ध्यान रख सकते हो, एनोड मींस ऑक्सीडेशन है, बचा हुआ कैथोड आपका क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, चलो भाई ये बात एक हो गई, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या ध्यान रखनी है, हम सबको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो मेटल होते हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, बट जो उनके सॉल्ट हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बहुत बढ़िया सॉल्युबल होते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लें यार, CuSO4 देखा हम लोगों ने, तो खाली Cu देखो, Cu सॉलिड स्टेट में कॉपर, तो इसको अगर पानी में घोल ले जाओ तो ये नहीं घुलेगा, और अगर CuSO4 को हम घोलते हैं जाकर के तो ये टूट जाएगा Cu डबल प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस। ये बात तो समझते हो सब लोग कि अगर CuSO4 को हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोगों ने उसे पानी में घोला, जैसे ही घोला Cu डबल प्लस सेपरेट हो गया, SO4 डबल माइनस अलग सेपरेट हो गया। बात समझ में आती है। तो ये तो ठीक है कि ये टूटे, अब टूटे तो क्या Cu डबल प्लस आपको दिख रहा है, Cu डबल प्लस आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है सेकंड पॉइंट, कि मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो इनसॉल्युबल होगी, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर मेटल का क्या है, अगर मेटल का क्या है, आयन है, तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो पानी में ही क्या रहेगा, घुला रहेगा, जो सोल्यूशन होगा उसे में घुला रहेगा। चलो भाई चलते हैं इन दोनों पॉइंट के रीजन की तरफ, ये बातें तो किताब में लिखी हैं यार। ठीक, कि एनोड क्या होता है, एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, बालाजी की किताब उठा लो, उसमें अलग से ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड, जहां पर रिडक्शन होता है वही कैथोड। क्यों होता है ऐसा, तो भाई देखो, जो हमारा एनोड है ना, उसकी ऑफिशियल डिफिनीशन क्या है, प्लस या माइनस नहीं है उसकी ऑफिशियल डिफिनीशन। एनोड कहते हैं उसे जहां से, ध्यान से सुन लो, जहां से क्या होता हो, प्लस चार्ज एंटर करता है, प्लस चार्ज एंट्री करता है आकर के, किसमें एंट्री करता है, किसी भी पोलराइज्ड सिस्टम में, पोलराइज्ड
सिस्टम में। अब पोलराइज सिस्टम का मतलब शायद सभी लोग समझते होंगे कि एक प्लस है, एक एरिया है, एक कोई टर्मिनल है जहां पर प्लस ज्यादा है, एक कुछ है जहां पर माइनस ज्यादा है, तो पोलर है, डाइपोल है उसके पास में, पोलर सिस्टम है। तो पोलर सिस्टम में जहां से प्लस चार्ज एंटर करता है, कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं, प्लस चार्ज आता है, बस वही एनोड है। और उसी का उल्टा क्या है, जहां पर माइनस चार्ज पहुंचता हो वो आपका क्या है, कैथोड है। तो जो एनोड की ऑफिशियल डिफिनीशन है वो ये है कि जहां से प्लस चार्ज एंट्री करता है या माइनस चार्ज दूर भागता है, उस टर्मिनल को आप क्या कहते हो, एनोड कहते हो। तो जब भी आप लोग करोगे कि प्लस चार्ज एंटर करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जाना, और इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब है बच्चों ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए हम एनोड उस टर्मिनल को कहेंगे जहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये प्लस भी हो सकता है, प्लस चार्ज वाला टर्मिनल भी हो सकता है, निगेटिवली चार्ज टर्मिनल भी हो सकता है। अभी गैल्वेनिक पढ़ेंगे, वहां पर जो एनोड होगा वो माइनस चार्ज उसके पास एक्सेस होगी, लेकिन फिर भी वो एनोड होगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। समझ रहे हैं बातों को? चलो भाई चलते हैं आगे। ठीक है, ये बात तो हो गई। दूसरा है कि मेटल आयन जो है, ये मेटल आयन ये सॉल्युबल क्यों होते हैं। अब ये बात मिले जब तब बताना मुझे, ठीक है, अगर ना मिले तो कमेंट करना कि सर डेप्थ मिल रही है कुछ कुछ हमें। तो जो मेटल आयन है वो सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे किसके, डी ब्लॉक के एलिमेंट, ज्यादातर यूज करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी ब्लॉक के एलिमेंट याद करो भाई, शुरुआत वाले कौन से, 3D, वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड, शायद यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये चाहे एससी से शुरू करके कहां तक चले जाए, जेड एन तक चले जाए। अगर हम लोग देखें कि क्या ये सारे के सारे अगर इनके क्या बना ले, आयन बना ले, आयंस बना ले, तो ये सब के सब किससे जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, पानी से जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। क्योंकि पानी एक, सबसे पहली बात तो बहुत बढ़िया लीगेंड है, और लीगेंड के बारे में कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल अगर कुछ नहीं पता है तो बस ये बात याद रखो कि जो मेटल आयन होते हैं, ये मेटल आयन ये सारे के सारे काम करते हैं लुईस एसिड की तरह। यहां पर डबल प्लस लगा दो, पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दिया, डबल प्लस, सबको मान लिया सब 2 प्लस स्टेट में है। ठीक है, आयन समझने के लिए केवल। तो ये सारे के सारे जितने भी मेटल आयन हैं, सारे के सारे काम करते हैं लुईस एसिड की तरह। और जो हमारा पानी होता है वो बिल्कुल काम कर सकता है किसकी तरह, लुईस बेस की तरह। फर्स्ट ईयर याद है, पानी एम्फोटेरिक होता है, अगर एसिड के साथ आया तो बेस के जैसा काम करेगा, बेस के साथ आया तो एसिड के जैसा काम करेगा। समझ रहे हो बातों को? तो मेटल आयन लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, और जो पानी होता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है। और इसलिए हमारे स्वास्थ्य में जितने भी ये मेटल आयन हैं, ये सारे के सारे पानी से क्या हो जाते हैं, सराउंड हो जाते हैं। और पानी से सराउंड होकर के, मैं ये भी बता रहा हूं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, और ये बेसिक रीजन है कि मेटल जो होगा वो अगर आयनिक स्टेट में है तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्युबल होगा। ठीक, कितने मिनट ले लिया मैंने, 13 मिनट ले लिया यही बताने में। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं, सारी बातें क्लियर हो गई। अगर ये बातें आपको ध्यान रहती हैं तो कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब मैं इनका यूज दिखाऊंगा आपको, थोड़ा पसीना आ रहा है, पोंछ लो, और तब तक आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई चलो शुरू करते हैं कहानी आगे की। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जहां ऑक्सीडेशन वही एनोड, जहां रिडक्शन वही कैथोड। जहां पर मेटल सॉलिड स्टेट में है, इनसॉल्युबल, पीपीटी जम जाएगा, और जहां पर मेटल का आयन है वो घुला रहेगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो भाई आगे की बात करने से पहले हेडिंग डाल दो हाफ सेल, हाफ सेल, आधा सेल। ठीक है, तो पढ़ना हाफ सेल है, लेकिन यहां से बात करेंगे कि सबसे पहले नंबर पर क्या हुआ था। एक प्रैक्टिकल हुआ था, वही गैल्वेनी और वोल्टा सर ने किया था, ला करके सबसे पहले उन्होंने ही सेल को कंस्ट्रक्ट किया था। तो हमारे पास में जो प्रैक्टिकल हुआ, उस प्रैक्टिकल को पहले देखते कि क्या था। तो एक तरफ बनाता हूं डायग्राम और एक तरफ लिखता हूं उसके रिजल्ट, और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो भाई सबसे पहले किया क्या गया था, किया ये गया कि एक बीकर लिया गया और उसके अंदर एक सोल्यूशन भरा गया, जो सोल्यूशन था किसका, CuSO4 का। ठीक है, सोल्यूशन किसका था, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। भाई सबको पता है CuSO4 सोल्यूशन जो होता है, जिनको नहीं पता है वो लिख लें कि ब्लू कलर होता था इसका। ठीक है, नीले कलर का सोल्यूशन भरा हुआ होता था। अच्छा, दूसरी बात क्या की गई कि इसके अंदर एक रॉड लाए, और वो रॉड थी जिंक की।
थोड़ा थोड़ा आपको हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी हल्की सी याद आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी जो रॉड लाई गई वो लाई गई जिंक की, और जिंक रॉड को इसमें क्या कर दिया गया, बस जस्ट नॉर्मल डिप कर दिया गया, बस एक CuSO4 सोल्यूशन लाए, जिंक की रॉड लाए, जिंक की रॉड को ला करके क्या कर दिया, डुबो दिया ला करके बस, और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी कि क्या होने वाला है। तो पहला जो रिजल्ट आया इस प्रैक्टिकल का, जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट पहला ये था कि जो ब्लू कलर था ये डिसअपेयर हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो ब्लू कलर था ये डिसअपेयर हो गया, यानी कि ब्लू कलर डिसअपेयर। अब ब्लू कलर के डिसअपेयर होने का रीजन भी बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लें कि क्या क्या हुआ था। पहली बात ये हुई कि ब्लू कलर गायब हो गया, तो जब ब्लू कलर गायब हुआ तो बाकी की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की गई। जो दूसरा पॉइंट आया वो ये आया कि वेट ऑफ Zn रॉड जो थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये जो जिंक रॉड लगाई थी, इस जिंक रॉड को जब थोड़ी देर के बाद में निकाला गया और बाद में वेट किया गया और पहले वेट किया गया, तो जब बाद में निकाल के वेट किया गया तो जिंक की रॉड का वेट पहले वाले से, डुबोने से पहले और डुबोने के बाद, तो डुबोने के बाद कम हो गया था, कुछ कम हो गया था, जिसका केवल एक ही रिजल्ट निकल सकता था कि हमारे पास में यहां से क्या हो, इसको तो ऑब्जर्वेशन लिखो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखो। ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ब्लू कलर भाई क्या हो गया, गायब हो गया, जो वेट था जिंक रॉड का वो क्या हो गया, वो हमारा कम हो गया। अच्छा, तीसरी बात क्या आई, तीसरी बात आई कि रेड ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म्ड। और बेसिकली जो रेड ब्राउन पीपीटी होता था वो किसका होता था, Cu इन सॉलिड स्टेट का, ठीक है, Cu सॉलिड स्टेट। अभी बताया था कि अगर मेटल सॉलिड स्टेट में है तो वो हमारा मेटल, वो हमारा वाटर सॉल्युबल या सोल्यूशन सॉल्युबल नहीं होगा, उसका क्या जम जाएगा, प्रेसिपिटेट जम जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें यहां पर इसके नीचे जो सोल्यूशन था इसमें हम लोगों को क्या मिला, कहीं पर ये हल्का हल्का रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म हुआ मिला, ठीक है। अच्छा, लास्ट बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये थी कि टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसमें क्या कर देते, एक थर्मोमीटर इधर और लगा देते, ठीक है, ऐसे अगर एक थर्मोमीटर और लगा देते तो उस थर्मोमीटर में क्या हुआ, जो टेम्परेचर था सोल्यूशन का वो हमें बढ़ता हुआ महसूस हुआ जैसे ही हमने इस रॉड को क्या किया, डिप किया जा करके। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे पास में इस पूरे के पूरा सिस्टम जो था इसमें हमें क्या थी, इसमें हमारे पास थी केमिकल एनर्जी, क्योंकि रॉड में भी स्टोर्ड एनर्जी किसमें थी, रॉड की भी स्टोर्ड एनर्जी, मैटर की स्टोर्ड एनर्जी थी, और जो सोल्यूशन के अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी वो भी कैसी थी, केमिकल एनर्जी ही थी। लेकिन यहां पर हमें मिलने वाला था ये कि हमारे पास में मिलने वाली थी एनर्जी इसको डुबोने पर, और वो एनर्जी थी कैसी, इलेक्ट्रिकल। हालांकि वो भी डायरेक्शनल नहीं थी, हम उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करें, दौड़ा सकें और हम देख सकें कि हाँ बल्ब जलेगा या नहीं, या एमीटर पर इफेक्ट होगा या नहीं। शुरुआती प्रैक्टिकल था इसलिए धीरे धीरे समझते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है, 12th बोर्ड में अगर आप हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब शुरू करते हैं कि इसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा हुआ। तो पहली बात तो हुई, नीचे जगह खाली है अच्छी खासी, हाँ चलो भाई, पहली बात तो हुई कि ब्लू कलर डिसअपेयर हुआ, यानी कि Cu हटा था कहीं से। अच्छा, जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पूरी बात नहीं पता हो, थोड़ी बात अभी समझ लें कि हमारा हाइड्रोजन होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है 0, उसके नीचे 5 चीजें Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ये तो लर्न ही कर लो, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाइड्रोजन से भी कम होती हैं, हाइड्रोजन से भी रिडक्ट नहीं होती हैं। और अगर कोई और मेटल है तो जाहिर सी बात है कि वो इसके ऊपर वाला है, इसके ऊपर वाला है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर ये है तो इनकी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी कम है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर यहां पर देखें तो Cu तो देखो हमें हाइड्रोजन के नीचे ही दिख रहा है, और जो जिंक है वो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन के ऊपर ही होगा, हाई स्कूल लेवल पे आपने यही पढ़ा था, वो 100% क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर होगा। कहने का मतलब ये है कि जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, Cu के कंपैरिजन में। यानी कि जिंक Cu के टच में आने पर हम लोग पढ़ते थे कि Zn Cu को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, बस ये सारी चीजें तो पढ़ी हैं। तो जिंक जो है वो आसानी से क्या कर सकता है, Cu को अपने इलेक्ट्रॉन कहेगा लो भाई हमारे ले जाओ, हम आयन बनेंगे। तो बस वही काम हुआ। सबसे पहला काम ये हुआ कि जो जिंक था, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूं, डायग्राम शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसको हटा ही दो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ कि जिंक जो था उसने क्या किया, उसने कहा ले जाओ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन,
अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और जिंक डबल प्लस बना दिया। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो मेटल आयन है, और मेटल आयन का मतलब ये आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखो। अच्छा, अब Cu की टेंडेंसी क्या थी, जब 2 इलेक्ट्रॉन उसे मिले तो Cu ने कहा कि लाओ भाई हमें 2 इलेक्ट्रॉन। Cu डबल प्लस था ऑलरेडी सोल्यूशन में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या बना दिया, Cu, जीरो हो गए इलेक्ट्रॉन के चार्ज और क्या बन गया, सॉलिड स्टेट में बन गया। ठीक, कहने का मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास में Zn था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, Zn डबल प्लस आयन बनाया, और Cu डबल प्लस ने, Cu डबल प्लस कहां, जो इस सोल्यूशन में था, इस सोल्यूशन में CuSO4 था, इसका मतलब है कि Cu डबल प्लस था और प्लस SO4 डबल माइनस था, बस यही तो था हमारे पास में। तो जो Cu डबल प्लस था इसके अंदर, उसने 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और तुरंत बनाया Cu सॉलिड, और जब ये Cu सॉलिड बना तो कहो ये होगा इनसॉल्युबल। ठीक, या हम कह सकते हैं कि इसका क्या जम जाएगा, इसका पीपीटी जम जाएगा, किस कलर का, रेड ब्राउन, या रेडिश ब्राउन कह सकते हो, और बढ़िया टर्म में कहो तो रेडिश ब्राउन कह सकते हो। चलो भाई, तो ओवरऑल अगर रिएक्शन को लिखें, ये पहली रिएक्शन और ये दूसरी रिएक्शन, अब अगर इन दोनों रिएक्शन को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं आपस में, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि Zn प्लस Cu डबल प्लस गिव्स आउट, देखो 2 इलेक्ट्रॉन एलएचएस के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आरएचएस के हैं, जितने वहां ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हैं उतने ही रिडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या कह देंगे कि Zn प्लस Cu डबल प्लस, और आगे गया तो हमें मिला Zn डबल प्लस प्लस Cu, ये ओवरऑल रिएक्शन हुई। तो अब बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन कौन सा है और रिडक्शन कौन सा है, ध्यान से सुनते जाओ और बस समझते जाओ चीजों को, कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, ये है रिडक्शन। ठीक, इतनी बात तो साफ साफ समझ में आती है। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है, तो जिसने छोड़े हैं वो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसने लिए हैं वो बेचारा क्या हुआ है, रिडक्ट हुआ है। तो कहानी सुनो आगे की, कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो ये जो रिएक्शन आई ये कैसी है, रेडॉक्स। ये भी बात समझ गए कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स। अब चलो सबको सेटिस्फाई कर दें। ब्लू कलर के डिसअपेयर होने का रीजन केवल ये था कि जो CuSO4 सोल्यूशन था, उसके जो Cu प्लस आयन थे वो सारे के सारे क्या हो रहे थे, प्रेसिपिटाइज हो रहे थे, वो जम रहे थे। ठीक है, तो जो ब्लू कलर था वो बेचारा क्या हो रहा था, वो गायब होता चला जा रहा था। दूसरी बात आती है कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज, हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो Zn पहले किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, रॉड में जमा हुआ था, वो अब आयन तोड़ रहा था, किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर अपने आयंस को तोड़ रहा था, और जब वो सोल्यूशन के अंदर अपने आयंस को तोड़ रहा था तो जिंक के जो मॉलिक्यूल थे उनकी कमी हो रही थी, उनमें कमी हो रही थी, और इसलिए जो जिंक रॉड थी उसका वेट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तीसरी बात, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो आप यहां समझ गए होंगे यार कि Cu डबल प्लस था सोल्यूशन के अंदर, Cu डबल प्लस आयन प्रेजेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को लेकर के प्रेसिपिटाइज हो गया जाकर के, तो जो प्रेसिपिटेट मिला बेसिकली वो हमें प्योर Cu का मिल गया। और लास्ट बात थी कि टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज, क्यों ऐसा, क्योंकि भाई यहां पर ये प्रोसेस था स्पॉन्टेनियस, क्या किसी एक्सटर्नल एनर्जी की हमें जरूरत थी, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की हमें जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया था, एक सोल्यूशन लाया, उसमें रॉड लगाई थी बस ला करके, बाकी सब तो खुद हो रहा था, यानी कि ये प्रोसेस कैसा था, स्पॉन्टेनियस था, और इसलिए हमारा टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सारी बातें समझ के, ये पहला प्रैक्टिकल था जो किया गया। तो हेडिंग क्यों डाल दी हमने, हाफ सेल। ठीक है, हाफ सेल, या इसे क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोड, इसे क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोड। ठीक है, काफी आज पौच हो जाती है, अपने हिसाब से लिखना सब लोग देख देख कर। ठीक है, तो हाफ सेल किसे कह सकते हैं, हाफ सेल कहेंगे हम उसे जब हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में कोई एक मेटेलिक कंडक्टर हो, जिंक हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, और हम उस मेटेलिक कंडक्टर को किसी मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन में क्या कर दे, डिप कर दे ला करके, तो जो सिस्टम तैयार होगा उसी सिस्टम को हम कहेंगे ये आधा सेल है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे कि ये आधा सेल है, हाफ सेल है, या वो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, चाहे वो किसकी तरह काम करे, कैथोड की तरह, और चाहे वो किसकी तरह काम करे, एनोड की तरह। वो आगे पढ़ेंगे कि किसकी तरह कौन काम करने वाला है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में क्या था, कहीं जगह नहीं, इसको साफ कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो यार ये लिख लिया होगा सब कुछ। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में जो रॉड होगी वो रॉड थोड़ी देर के बाद कैसी हो जाएगी, ये हो गया हमारा CuSO4 सोल्यूशन, ये आ गया हमारा सारा का सारा प्रेसिपिटेट, और जो रॉड होगी वो यहां तक तो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाएगी।
ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इधर उधर उसका जो शेप होगा वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें से हमारे जेडन क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं सारे के सारे। तो अब देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा था, हमें पता है कि इसने क्या किया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे और जेडन डबल प्लस को यहाँ भेजा था, जेडन डबल प्लस को यहाँ भेजा था। तो जब इसने जेडन डबल प्लस को अंदर भेजा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ तो किसकी तरह काम हो रहा होगा, जाहिर सी बात है किसकी तरह काम होगा, एनोड की तरह काम होगा। ठीक है, जो भी काम होगा वो एनोड की तरह होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में क्या हो, हमारे पास एक सोल्यूशन हो, CuSO4 का सोल्यूशन था, उसमें हमने एक जिंक रॉड लगा दी, तो इतना सिस्टम किसकी तरह काम करेगा, इसका इतना सिस्टम काम करेगा हाफ सेल की तरह, या हम कह सकते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक, समझ गए बातों को पूरी तरीके से। तो ये पहला प्रैक्टिकल हुआ। अब दूसरा प्रैक्टिकल क्या हुआ, कितने मिनट हो गए भाई, ठीक है 25, दूसरा भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 5-6 मिनट का है। तो दूसरा क्या हुआ, अब साइंटिस्ट यहां पर तो रुके नहीं, उसके आगे उन्होंने कहा कि अब अगर एक इलेक्ट्रोड हमने तैयार कर लिया है, तो अगर हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोड भी तैयार कर ले तो हमें आसानी हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी या एक सेल बना सकेंगे, क्योंकि सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2। और हम लोग सीख चुके थे कि एक सोल्यूशन हो, सॉल्ट सोल्यूशन हो, उसमें कोई मेटेलिक कंडक्टर डुबोया जाए, तो जब डुबोएंगे तो वो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रोड चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए थे। तो भाई कहानी शुरू हुई यहां से कि अब एक बीकर ना ला करके कितने बीकर लाए गए, 2 बीकर लाए गए, ये ऐसे। ठीक, एक में भरा गया कौन सा सोल्यूशन, एक में भर दिया गया भाई ZnSO4 का सोल्यूशन, और दूसरा जो बीकर था उसमें भर दिया गया CuSO4 सोल्यूशन। ध्यान से सुनना बात को, इसमें जो रॉड लगाई गई वो रॉड जिंक की ही थी, जिंक रॉड इसमें लगा दी गई, और जो इसमें रॉड लगाई गई ये वाली रॉड ये Cu की थी। ठीक, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। हम लोगों ने क्या किया, 2 बीकर लिए, एक में जिंक रॉड जिंक सल्फेट सोल्यूशन के साथ, Cu रॉड किसके साथ, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ में, और उसके बाद क्या किया, यहां से हम लोगों ने एक वायर निकाला और उस वायर को एमीटर से ऐसे जोड़ दिया। ठीक, और इसको इससे ला करके कनेक्ट कर दिया। ये यहां पर बल्ब लगा लेते, ठीक है, तब भी काम हो जाता, तब भी पता चलता कि हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी बही। जैसे ही हमने इस सिस्टम को ऐसे अरेंज किया, ये एमीटर थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, हल्का सा मूव किया, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट किया इसने, हल्का हल्का मूवमेंट किया, और थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब इसने इतना शो किया, यानी कि अगर बल्ब लगाते तो बल्ब जला, थोड़ी देर के लिए जला, और जलने के बाद क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो हम इससे रिजल्ट क्या आया कि इस सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी मिलती तो है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस नहीं मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है और उसके बाद में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो भाई देखो हम लोगों को करने क्या वाले थे, यहाँ पर होना ये था, इसका रीजन क्या था मिलने का और बंद होने का, रीजन ये था कि सबसे पहली बात तो देखो ये था Zn, नीचे था सोल्यूशन जिंक सल्फेट का, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर भाई Zn2+ आयन तोड़े, Zn2+ आयन इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अच्छा, इसमें Zn2+ आयन ऑलरेडी और होंगे, यहाँ पर CuSO4 का सोल्यूशन है यहाँ पे, यानी यहाँ क्या है, Cu++ मौजूद है और SO4- मौजूद है। इतनी बात तो समझ में आती है, सॉल्ट है, अंदर जाकर के टूट चुके होंगे। अच्छा, एक बात और जो मैंने सोल्यूशन में पढ़ाई है और कंडक्टेंस में भी पढ़ाई है, कि ओवरऑल, ध्यान से सुन लेना, ओवरऑल सभी सोल्यूशन क्या होते हैं, सभी सोल्यूशन न्यूट्रल होते हैं। ये शुरुआत की बात है, ठीक है, जब कंडक्टेंस पढ़ रहे थे, कि ओवरऑल अगर देखें तो सारे सोल्यूशन न्यूट्रल होते हैं, जितने कैटायन होते हैं उतने ही एनायन होते हैं, और वो अरेंज भी अलग तरीके से होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारे के सारे सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल ही होते हैं हमेशा। तो भाई देखो क्या होने वाला था, यहां पर Zn++ टूट रहा था, ठीक है, यानी कि इस वाले में क्या बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे ऐसे, और ये टर्मिनल कैसा होता जा रहा था, निगेटिवली चार्ज। ठीक, जब Zn अपने Zn से उसने Zn++ तोड़ दिया सोल्यूशन में, तो उसके पास क्या रह गया, उसके पास में यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पर रिएक्शन हुई, Zn जो था उसने Zn2+ दिया सोल्यूशन में, और प्लस और क्या छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड जो था, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड, इस पर निगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बढ़ गई कह सकते थे, और जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बढ़ी तो पूरे में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। लेकिन यहां पर देखो प्रोसेस कौन सा हुआ, प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब ये निगेटिव होने के बाद भी किसका काम करने वाला था, एनोड का।
यही तो गैल्वेनिक सेल की खास बात है कि नेगेटिव, इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, नेगेटिव चार्ज की एक्सेस है, लेकिन फिर भी ये इसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, क्योंकि हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। और अभी मैं 2 मिनट के बाद में ऑफिशियल डिफिनेशन से इसको एनोड प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। कितने मिनट हो गए भाई? 29। 30 के बाद में थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट होता है तो क्लोज करके वापस चलाता हूँ। हाँ भाई, आप शुरू कर सकते हैं। तो देखो हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई यार, तो इलेक्ट्रॉन इस वायर से इधर की तरफ चले ऐसे, ठीक, और इस एमीटर से होकर के गुजरे। जैसे ही यहां से होकर के गुजरे, हमें इसमें क्या दिखा, हमें इसमें थोड़ा सा मोशन दिखा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन गुजरा है यहां से। और वो इलेक्ट्रॉन कहां आया, चलता चलता आया यहां पर, और चलता चलता यहां आने के बाद में यहां इस वाली रॉड में आ गए, यहां पर आए। अब ध्यान से समझना, यहां पर पहले से क्या मौजूद है, Cu डबल प्लस। यहां पहले से क्या मौजूद है, Cu डबल प्लस। तो जैसे ही Cu डबल प्लस हमारे पास में था, Cu डबल प्लस इधर आया, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो उनको कैप्चर कर लिया, और कैप्चर किया तो उसने क्या बनाया होगा, Cu सॉलिड। उसने क्या बनाया होगा, Cu सॉलिड। तो वो सारा का सारा Cu सॉलिड कहां जमा होने लगा, इसी रॉड के आसपास ऐसे जमा होने लगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो रिएक्शन हो रही थी, अब इसको हटा देता हूं, यहां पर जो रिएक्शन हो रही थी वो हो रही थी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu इन सॉलिड। ठीक, और यहां Cu डबल प्लस कैसा, AQ मींस एक्वस। ठीक, यानी कि ये वाला टर्मिनल कैसा था, हमारा कैथोड था। ठीक, इतनी बात समझ गए। और ये रीजन था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या थे, एक्सेस में थे, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए और यहां पर Cu डबल प्लस ने उनको कैप्चर किया और सॉलिडिफाई हो गया। इसलिए इस पूरे सिस्टम में क्या मिली, इसलिए इस पूरे सिस्टम में हमें मिली इलेक्ट्रिसिटी। समझे बात को? अब रुक क्यों गई, कुछ देर के बाद में रुक क्यों गई, इसका भी रीजन होना चाहिए। तो भाई देखो, अच्छा देखो यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी क्या इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन। पुरानी बातें याद कर लो कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो वो हमेशा एक हाफ रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बात दिमाग में बनाओ, लिख देता हूं कहीं पर कि अगर यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो ये भी कैसी रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन। यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो ये भी कैसी रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, एक सॉल्यूशन, उसमें एक रॉड डिप है, यानी कि ये क्या है हमारा, हाफ सेल। वो भी क्या है हमारा, एक हाफ सेल। ये एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है और ये दूसरे इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। ये काम कर रहा है एनोड का और वो काम कर रहा है कैथोड का। अब समझते हैं बात को आगे। आगे की बात यह है कि हम लोगों ने अभी यहां पर एक पॉइंट लिखा था कि शुरुआत में ये सोल्यूशन क्या था, न्यूट्रल था। शुरुआत में इधर का सोल्यूशन क्या था, न्यूट्रल था। और अगर वो न्यूट्रल था, ओवरऑल न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इस ये वाला काम शुरू हुआ, Zn डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो चलो उधर जाने लगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी उधर से इसकी तरफ। ठीक है, अच्छा आगे की कहानी समझो कि प्लस माइनस उधर की तरफ जा रहा है, ध्यान से समझना, माइनस उधर की तरफ जा रहा है तो प्लस किधर की तरफ आ रहा है, इधर। माइनस अगर उधर जा रहा है तो प्लस किधर आ रहा है, इस साइड में। और अगर यहां से किसने एंटर किया, प्लस चार्ज ने, अगर इस वाले टर्मिनल से किसने एंटर किया, प्लस चार्ज ने, तो 100% ये क्या माना जाएगा, एनोड माना जाएगा। समझे बात को? यहां से प्लस चार्ज एंटर करना, और एनोड वही होता है जहां से प्लस चार्ज एंटर करता है आकर के। ठीक है, ये ऑफिशियल डिफिनीशन ही है एनोड की। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि एनोड तो बिल्कुल सही है। अब शुरुआत में क्या था कि ये वाला सोल्यूशन था न्यूट्रल, लेकिन जैसे जैसे इसमें Zn2+ टूटने शुरू हुए, इस पूरे की टेंडेंसी, जो पूरा सोल्यूशन था, ये कैसा शुरू हुआ होना, ये पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो गया, प्लस चार्ज इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहां क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस बराबर बराबर थे। अब क्या हो रहा है कि Cu प्लस प्लस तो सॉलिडिफाई होता जा रहा है, लेकिन SO4 माइनस थोड़ी ना गायब हो रहा, यानी कि यहां पर प्लस चार्ज कैरियर कम हो रहे हैं और माइनस चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं। यानी कि ये वाले सोल्यूशन में क्या होने लगा, इस सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जो था वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। समझे बात को? यहां पर प्लस ज्यादा टूटने लगे, यहां पर अगर मैं कहूं तो Zn डबल प्लस ज्यादा होने लगे SO4 डबल माइनस से, और यहां क्या होने लगा, यहां होने लगा Cu डबल प्लस जो थे हमारे पास वो कम होने लगे SO4 डबल माइनस से। यानी कि ये वाला सोल्यूशन प्लस चार्ज होने लगा और वो वाला सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज होने लगा। और जब ऐसा हुआ तब यहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी घटती गई।
क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना चाहता था, होल्ड करके रखना चाहता था। तो शुरुआत में एक Zn2 प्लस गया, थोड़े से हुए, बहुत कम टेंडेंसी थी, तो इलेक्ट्रॉन फ्री था मूव करने के लिए, वही कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन वाला, तो इलेक्ट्रॉन फ्री था मूव करने के लिए, वो आसानी से यहां से जा सकता था। लेकिन जैसे ही इसमें प्लस चार्ज बढ़ा, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, टाइटली होल्ड करके रख लिया, पकड़ के रख लिया, और इलेक्ट्रॉन्स का चलना बंद हो गया। यहां पर भी यही हुआ, जब Cu++ घटने लगा और निगेटिव चार्ज बढ़ने लगा, ठीक, तो निगेटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा, निगेटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, वो रोकेगा इलेक्ट्रॉन से, कहेगा दूर रहो हमसे, दूर रहो, आओ मत मेरे पास में। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को रोका जाने लगा, यहां पर इधर की तरफ फोर्स लगने लगी, जाओ इधर से, और यहां किसकी तरफ फोर्स लगने लगी, इधर की तरफ, इधर ही रुको। तो जो फ्लो था, ये फ्लो हो गया बंद, और जब ये फ्लो बंद हो गया तो हमारा अमीटर भी क्या हो गया, रुक गया, या बल्ब लगा था तो वो बल्ब भी क्या हो गया, बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी तो मिली, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर के बाद क्या हो गई, गायब हो गई। अब इस समस्या को जो खत्म किया गया, उस खत्म करने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक और चीज लगाई, और उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, काफी कुछ देख लिया आज के वीडियो में। शुरुआत थोड़ी सी मैं धीमी करता हूं हमेशा किसी भी टॉपिक की, लेकिन इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी था, भले ही थोड़ी बोरिंग थी आपके लिए, लेकिन जरूरी इसलिए था क्योंकि अब आगे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे कहां से, सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, वीडियो को यार पूरा देखो, आसानी से देखो, जो चीजें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि 10 के पहले कंडक्टेंस हो पाएगी। 10 के पहले कंडक्टेंस हो गई है तो मेरी स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई है, और कम हो गई है। 2 लेक्चर, एक लेक्चर तो मैं पूरा लॉग पे रखने वाला हूं आगे, ठीक है, जिससे लॉग से डीलिंग आपकी हमेशा के लिए आसान हो जाए। और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अपने आगे के चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे तब मैं बेसिकली लॉग को क्या करूंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।